तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब हमारा शांति काल। ये क्या होता है शांति काल? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये होता है एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में चलता है, तो एक नाभिक से दूसरे नाभिक तक जाने में जो औसत समय लगता है, उसको हम लोग कहते हैं श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, फिर से सुनो। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन एक नाभिक से दूसरे नाभिक तक जाने में जो एवरेज टाइम लेता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। अब समझते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करा, यहाँ से किया, ठीक है, फिर यहाँ से स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, अचानक से यहाँ से रुक गया, तो यहाँ पे टाइम लगा होगा T1। फिर यहाँ से दूसरे न्यूक्लियस तक जाने में कितना टाइम लगा? T2। फिर वहाँ से यहाँ तक जाने में T3, लिखे नहीं है T3, ठीक है, T3 इसको डिफाइन करना था हमको। ये हमारा T3 हो गया, और यहाँ पर λ3, ये T4, λ4, T5, λ5, ठीक है। अब यहाँ पे एक लैम्डा आ रहा होगा, तो लैम्डा एक डिस्टेंस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है λ1। यहाँ पे λ2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमारा है लैम्डा, ठीक है। और समय क्या है? टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम है, ठीक है, इसको बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय लगा, फिर यहाँ पे अलग अलग समय लगेगा, फिर यहाँ से अलग समय लगेगा, हर एक जगह पे एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जाने में अलग अलग समय लगा, इसलिए एवरेज टाइम ले जाता है। और उस एवरेज टाइम को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टॉ से सूचित करते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ, ताऊ नहीं, टाउ, टाउ, ठीक है। टॉ या टॉ भी बोल सकते हो, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn अपॉन n, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसी के जैसे ये हमारा टाइम का एवरेज हो गया ना, एवरेज टाइम, ठीक है, इसको T एवरेज भी बोल सकते हो, ठीक। वैसे ही एक और चीज़ होता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है, लैम्डा एवरेज, ये जो हमारा हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डैश 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 λn अपॉन n। लैम्डा क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस और दोनों के बीच के समय को t और दोनों के बीच डिस्टेंस को लैम्डा, ठीक है। तो जैसे हमारा टाउ एवरेज हमारा होता है, लैम्डा डिस्टेंस का एवरेज क्या होता है? मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाने के मतलब हम हीट दिए, एनर्जी दिए, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास गति करने के लिए ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, और ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा वो तो और तेज़ी से मूव करेगा, और तेज़ी से मूव करेगा, मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जाने में समय अब कम लेगा, मतलब जल्दी जाएगा, इसका मतलब समय क्या होगा? कम। इसका मतलब टाउ का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है, मतलब टी का मान बढ़ाने पर टाउ का मान घट गया, मतलब ताप बढ़ाने पर हमारा रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल घट जाएगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग सीख गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनके बीच क्या, जो हम लोग फार्मूला देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला को डिराइव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे, शांति का हटाओ। हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला, ठीक है ना। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को डिराइव करने के लिए हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ता,
तो उसका डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम के बारे में जानकारी चाहिए था, इसलिए उसका डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लिए। पढ़ना हमको मेन था यही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए हमको रिलैक्सेशन टाइम या शांतिकाल पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, इसीलिए हम पहले यहाँ पे पढ़ा दिए। ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एवरेज फॉर्मूला बताया था कि ये जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है, या इसको VD से नोट करते हैं, और ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। लास्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ जो V है ये अंतिम वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी। सपोज करो तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है U1, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी Vn हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन आएगा ना, तो एक्सेलरेशन के कारण इसका स्पीड बढ़ेगा, तो V1 से क्या हो गया, U1 से V1 हो गया। सेम टू सेम यहाँ से U2 से V2। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का बात नहीं होगा, ओवरऑल सभी इलेक्ट्रॉन का बात होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग V1 सब का फॉर्मूला लिखा जाए, तो VD इज इक्वल टू V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U1 प्लस AT1, V2 का U2 प्लस AT2, U3 का V3 का A प्लस AT3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे U3 होगा, यहाँ पे लास्ट वाला UN प्लस ATN अपॉन N। ठीक है। अब हम सबको अलग अलग करते हैं, मतलब U वाला को अलग वाला। ठीक है। तो U वाला को सबको अलग करो, तो VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 UN अपॉन N। ठीक है। प्लस AT1 AT2 AT3 सब में A कॉमन है, तो A कॉमन कर लो, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 TN अपॉन N। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका स्पीड बढ़ाता है, तब बढ़ाता है तब स्पीड तो बढ़ जाएगा, लेकिन शुरुआती में तो कोई काम नहीं है। तो शुरुआती वाला स्पीड कहाँ से होता है, तो वो स्पीड आता है थर्मल एनर्जी से। तो ये वाला स्पीड कहाँ का है, तो ये थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है। और थर्मल वेलोसिटी मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे कि जब कोई चालक को हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उसके पास जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। और इसका वैल्यू वहाँ पे आया था, एवरेज वैल्यू 0 आया था 0। तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 0। तो VD इज इक्वल टू 0 प्लस A। अच्छा, T1 प्लस T2 प्लस T3 TN/N मतलब एवरेज टाइम हो गया। एवरेज टाइम को क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, अभी पढ़े थे, टाउ। ठीक है। T एवरेज, तो फॉर्मूला आ गया VD इज इक्वल टू A टाउ एवरेज, एक ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब टाउ का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टाउ का नहीं A का पढ़े हैं, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, इधर लिख देते हैं। चूँकि हम लोग A का फॉर्मूला पढ़े थे माइनस, जब मॉड का बात करते हैं हम सिर्फ E/M, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से VD का फॉर्मूला रख दो। तो VD इज इक्वल टू A का फॉर्मूला रख दो, A का वैल्यू E/M, यहाँ पे क्या था, टाउ एवरेज। तो ये हमारा एक फार्मूला निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला किसका फार्मूला, ये VVI फार्मूला है, मतलब यूज पड़ेगा, इसी फार्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले थे। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो VD इज इक्वल टू माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड E/M इंटू टाउ एवरेज, बात खत्म। ये वेक्टर फॉर्म लिख दोगे फार्मूला। ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। एक और चीज़ है कि अगर E को हम चाहें, तो E को लिख सकते हैं V/L, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इस फार्मूला में रख दो। तो VD इज इक्वल टू E V/L M, और यहाँ पे टाउ एवरेज, ये भी फार्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। V हमारा क्या है, वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। L हमारा क्या है, लेंथ वायर का। ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला डिराइव हो गया, इस फार्मूला में याद रखना है। इस फार्मूला में एक और चीज़ पढ़ सकते हैं कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो यहाँ पे साइड में समझो, यहाँ पे दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम घटता है, पढ़े थे हम लोग, टाउ का मान घटता है। अब टाउ का मान घटेगा तो टाउ और VD में सीधा रिलेशन है, मतलब टाउ घटेगा तो VD भी घटेगा, तो VD भी घटेगा। VD घटेगा, इसका मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता है। तो याद रखना है, ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान क्या होता है, घटता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या समझ जाओ या लिख लो कॉपी में। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा और अनुगमन में संबंध क्या होता है और वो संबंध कैसे डिराइव होगा वो हम लोग जानेंगे। आसान है, समझ लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं जिसका लंबाई कितना है, L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A है, और इसको एक बैटरी V से जोड़ा गया जो इस पर प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, प्लस से माइनस के कारण, जिससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन इधर चलना मूव करेगा और किस वेग से जाएगा, तो VD अनुगमन वेग से जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो कुछ दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पे दूरी होगा L बराबर चाल क्या है, अनुगमन वेग, और समय कितना है, डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चालक का आयतन, अब इस चालक का आयतन समझना है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है L और A दिया है, और लंबाई कितना है, L है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि किसी बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h होता है। पाई स्क्वायर क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है, इंटू L क्या होता है, लंबाई, h क्या होता है, लंबाई। इसलिए आयतन यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लंबाई। जैसे हम लोग पढ़े हो, आप पाई आर स्क्वायर h पढ़े हो ना, ये क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसी का क्षेत्रफल होता है, और ये h क्या होता है, इसका लंबाई। तो इसको a इंटू एल भी तो लिख सकते हो ना, लंबाई L हो तो। ठीक वैसे ही चालक आयतन हो जाएगा a इंटू एल। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान सुनना, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम यहाँ पे मानते हैं स्मॉल n माना, ठीक है, स्मॉल n मान लेंगे। ठीक है, तो इकाई आयतन में इतना है, तो कुल आयतन एल में कितना होगा, तो एक आयतन में n, तो एल आयतन में कितना है, तो n इंटू एल दोनों गुना कर दो, तो n इंटू एल, कुल आयतन निकल गया हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया, तो कुल आयतन में हमको आवेश निकालना है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। एन क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, N इंटू एल। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, N इंटू एल। तो N इंटू एल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा इंटू ई, तो ई लगा दिया। ठीक है, हमारा क्या निकला, आवेश। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा Q बराबर NaLe। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा निकालना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, पढ़े हैं ना। डेल्टा Q तो निकाल चुके हैं, रख दो फॉर्मूला, NaLe अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, L का वैल्यू यहाँ पे क्या है, VD इंटू डेल्टा टी। तो रखो तो NaE इधर रख दो, और L का वैल्यू क्या है, VD इंटू टी, VD इंटू डेल्टा टी यहाँ पे रख देते हैं, चूँकि L बराबर VD इंटू डेल्टा टी, शायद नहीं दिख रहा होगा ये, अपॉन डेल्टा टी। तो L का वैल्यू ऊपर से रख दिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कट गया। तो हमारा क्या निकलता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू N, E को पहले लिख दो, EA/VD। I इज इक्वल टू NEA/VD, यही हमारा फॉर्मूला है जो कि संबंध बताता है विद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD। ठीक है, I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA/VD। ठीक है, या इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो VD इज इक्वल टू I बाई NEA। ठीक है, I हमारा विद्युत धारा है, N क्या है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। VD क्या है, हमारा अनुगमन वेग। तो ये हम लोग संबंध देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग को देखना है करंट डेंसिटी, मतलब किसी चालक में करंट का डेंसिटी कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। तो किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली जो धारा होता है उसको हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। मतलब
ये कोई चालक है, कंडक्टर है, इसको बैटरी से जोड़ दिए, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्षेत्रफल 1 हो तो यहाँ से जो प्रवाहित होने वाला धारा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा करंट डेंसिटी। या अगर यहाँ पे ए है तो रेशियो बोल दो, ठीक है। करंट डेंसिटी रेशियो क्या होता है, करंट बटा एरिया, करंट बटा एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे। करंट डेंसिटी को हम लोग संकेत में, संकेत इसका होता है जे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका मात्रक का फॉर्मूला पढ़ देखते हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। इसका SI मात्रक निकालना होगा तो J का निकालना है तो I का एम्पियर, एरिया का पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाला बात, सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे जो करेंट होना चाहिए वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर ना हो तब क्या होगा। तो यहाँ वाले केस में परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए इसी से आते हैं, एक उधर ले जाओ तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। अभी इसी क्वेश्चन को यहाँ के लिए लिखो, आई इज इक्वल टू वेक्टर J इंटू वेक्टर ए। ये हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर, वेक्टर ए जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सतह से लंबवत, मतलब ये अगर सतह है बोर्ड तो बोर्ड इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, या आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कौन होगा, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो गया एरिया वेक्टर डायरेक्शन, और ये वाला करंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। वही फार्मूला हो गया आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फार्मूला को जैसे चाहें वैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जब एंगल क्या हो, जीरो। याद रखना है यहाँ पे करंट जो होता है हमेशा जो होता है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, याद रहेगा। एक नॉर्मल सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये एक स्लैब है, स्लैब में करंट का फ्लो जो हो रहा है लंबाई के अलोंग हो रहा है, लंबाई के अलोंग, ठीक है ना। तो लंबाई के अलोंग हो रहा है तो इसके अंदर करंट जो है आई है, तो करंट डेंसिटी कितना होगा, क्वेश्चन ही है ये, करंट डेंसिटी पूछ रहा है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए। तो ध्यान देना कि अब यहाँ पे किस सरफेस का एरिया लिए जाए, किस सरफेस का, तो सरफेस यहाँ पे करंट आई जा रहा था तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो यहाँ पे लंबाई है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला चाहिए, ये वाला, मतलब या तो लंबाई या तो ऊंचाई। तो ऊंचाई और चौड़ाई वाला जो है हमारा एरिया होगा, मतलब बी इंटू एच। तो आई इज इक्वल टू बी इंटू एच, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा जो यहाँ पे करेंट लेना है, करेंट जो है सतह के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let it go, make my body go, make our bodies high.